नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। हम बात करते हैं आज हिंदी भाषा और वर्णमाला के बारे में। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा कहाँ से आई है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है वो हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? हिंदी भाषा की आदि जननी जो है वो संस्कृत है, संस्कृत की आदि जननी जो है वो लैटिन भाषा है। तो हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और इसको भारत में आर्य लेकर आए थे। और इसको किस परिवार की भाषा बोला जाता है, चलिए आज हम नोट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हिंदी भाषा विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है। और हिंदी भाषा एक परिवार से निकली है, यानी कि उसको हम कहते हैं भारोपीय परिवार। इसको जो है इंडो यूरोपियन भी कहा जाता है। इंडो यूरोपियन यानी कि यूरोप और भारतीय का मिश्रण है, इसलिए भारोपीय परिवार से निकली हिंदी भाषा। भारोपीय परिवार से निकली है, यानी कि एक परिवार से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो है भारोपीय परिवार। ठीक है। तो हिंदी जो है हमारी, हिंदी की आदि जननी, क्वेश्चन आता है भाई इस प्रकार से भी, हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। यानी कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ। इसकी जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा से हुई है। और संस्कृत भाषा की आदि जननी कौन है? लैटिन भाषा है। और संस्कृत भारत में कौन लेकर आए थे? आर्य लेकर के आए थे। ठीक है ना। अब इसका हिंदी भाषा का विकास देखिए आप। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, यानी कि सबसे पहले संस्कृत भाषा, फिर उसके बाद पाली भाषा, फिर उसके बाद जो है प्राकृत भाषा, फिर उसके बाद अपभ्रंश भाषा, फिर उसके बाद अवहट, फिर उसके बाद आती है आपकी प्रारंभिक हिंदी, या इसको प्राचीन हिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा हिंदी भाषा पर प्रकाश। हिंदी भाषा जो है विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार से निकली है। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत भाषा की आदि जननी लैटिन है। संस्कृत जो है ना भारत में आर्य लेकर के आए थे। भारतीय और यूरोपियों का मिश्रण होकर ही इसको भारोपीय परिवार कहा गया है। और हिंदी भाषा का विकास जो आपका पहले संस्कृत, फिर पाली भाषा, संस्कृत के बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है, पूछा गया है एग्जाम में कि हिंदी भाषा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि ये फारसी शब्द है, फारसी भाषा से निकला हुआ है। तो इसलिए हिंदी शब्द जो है मूलतः फारसी शब्द है। ठीक है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं, हमने थोड़ा सा हिंदी पर प्रकाश डाला है, अब बात करते हैं। देखिए भारतीय संविधान में भी हिंदी को मान्यता दी गई है, तो किस किस रूप में मान्यता दी गई है उस पर चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी है आपने, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को मनाते हैं। तो इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है इसका?
देखिए क्या कारण है इसका। 14 सितंबर 1949 ईस्वी, यानी कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर को 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मना, मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा राजभाषा के, यानी कि संघ की जो राजभाषा है उसके रूप में इसको स्वीकृति मिली थी। यानी कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी दिवस मनाते हैं, मतलब 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अभी तक जो है हमें राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो कितना उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए अभी तक हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। क्वेश्चन यूपीएससी ले लीजिए या कोई सा भी आप एग्जाम ले लीजिए, सब में लैंग्वेज व्याकरण पूछी जाती है। तो उस व्याकरण में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। 3 ऑप्शन आ जाएंगे, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, और चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रभाषा जो है हमारी अभी तक उस राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त ही नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उसका ऑप्शन दे दिया जाता है कि हिंदी भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा है, तो क्वेश्चन वो गलत भी हो जाता है। तो इसलिए हिंदी जो भाषा है हमारी राजभाषा है, अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं हुई है। तो आप बिल्कुल इसको सही करेंगे कि हिंदी भाषा जो है वो हमारी राजभाषा है। तो ये 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई थी। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद की, यानी कि हिंदी को अनुच्छेदों में रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 343 में सबसे पहले इसको रखा गया है। देखिए अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की, यानी कि संघ मीन्स देश, यानी कि भारत देश, संघ की जो भाषा है, संघ की भाषा कौन सी होगी? हिंदी भाषा, ठीक है ना। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि, ठीक है ना, देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 351 की। तो 351 में क्या है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए, यानी कि प्रत्येक नागरिक को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग कर सकते हैं हम ये भाषा। संसद में हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। संसद जो है आपकी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। वैसे संसद, पूरी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो संसद में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। अब आता है हमारा अनुच्छेद 210। तो ये है हमारा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में हिंदी भाषा का प्रयोग, ठीक है ना, हिंदी भाषा का हम प्रयोग कर सकते। तो ये आपका हिंदी भाषा पर थोड़ा प्रकाश था कि हिंदी भाषा का निर्माण किस प्रकार से है और उसके भारतीय संविधान में कहाँ उसको रखा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण, ठीक है ना। तो वर्ण, वो वर्ण उसे कहते हैं कि मुख्य भाषा है, जो भाषा होती है हमारी
हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो मुख के माध्यम से जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी धमनी होती है, उसको हम भाषा कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे आपके हो गए ए, आ, ई, इस प्रकार से। और वर्णमाला क्या होगी आपकी? इन वर्णों का समूह, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि सम्मिलित रूप जो होता है, जैसे ऐसे आम हो गए, यानी कि वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनता है उसको वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्ण जो है आपके कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है ना। तो स्वर वो होता है, स्वर भी आपके यानी कि फेफड़ों के माध्यम से आप हवा का आदान प्रदान करते हैं, वायु का अपने शरीर के अंदर फेफड़ों के माध्यम से हवा बाहर निकालते हैं, अंदर करते हैं। तो जो फेफड़ों से हमारी जो वायु होती है ना, वो बिना रुके बाहर निकल आती है मुख के माध्यम से, तो वो सब उसको स्वर कहते हैं। और जो वायु फेफड़ों के माध्यम से रुक करके कुछ आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रुक करके बाहर निकलती है, तो वो व्यंजन होते हैं। तो हमारे जो स्वर होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो तीन रूप में हम लिख सकते हैं, तीन प्रकार के हम मान सकते हैं, लेकिन दो ही होते हैं। एक होता है हमारा मूल या ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। और फिर होता है दीर्घ स्वर, इसको तीसरा भी होता है प्लूत स्वर। तो मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ए, ई, उ और री। दीर्घ में क्या आता है? आ, यानी कि बड़ा। मूल में जो छोटा आता है, जहां कम बल लगाया जाता है, यहाँ दुगना वजन लगाया जाता है, दुगना बल लगाया जाता है। बड़ा उ, ए, बड़ी ए, ओ और बड़ा ओ, ठीक है ना। और प्लूत स्वर में आते हैं, जैसे आप ओणम लिखते हैं, राम लिखते हैं, तो इनका हम बहुत कम प्रयोग करते हैं। ये होते हैं हमारे प्लूत स्वर होते हैं। व्यंजन में कै, ख, ग, इस प्रकार से होते हैं। तो ये हमारे जो वर्ण होते हैं, तो वर्णों के दो स्वर और व्यंजन होते हैं, ये उसका डायग्राम है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। देखिए हिंदी वर्णमाला में 45 एंड 52 वर्ण कहे जाते हैं। यानी कि वर्ण जो होते हैं हमारे 45 एंड 52 कहे जाते हैं, 43 भी कहे जाते हैं, 47 भी कहे जाते हैं। बहुत से जो लेखक हुए हैं उन्होंने 45, 43, 47, 45 और 55 यानी कि 55 भी माने गए हैं, लेकिन सही रूप में 45 और 52 होते हैं। अब वो देखिए किस प्रकार से होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं, और लेखन के आधार पर 52 होते हैं। अब वो देखिए किस प्रकार से होते हैं। ये हो गया आपका उच्चारण के आधार पर। 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, तो 40 33 व्यंजन भी होते हैं, लेकिन दो द्विगुण व्यंजन होते हैं, इसलिए 35 हो जाते हैं।
डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। लेखन के आधार पर 10 + 3 + 35 + 4 = 52 होते हैं। यानी कि ये 10 और 3 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए किस प्रकार से होते हैं, अब आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आपके यहाँ स्वर, याद रहेंगे आपको। ए, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ी औ, अंग और अण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना 13। टोटल 13 हो चुके हैं। एक ये और एक ये रिरी अंग और अण। इनको हम जो है ना 3 यानी कि यहाँ जो है लेखन के आधार पर प्रयोग करते हैं, इनका उच्चारण के आधार पर प्रयोग नहीं करते क्योंकि विलुप्त हो जाते हैं। तो इसको अगर इनको काउंट किया जाए तो टोटल 10 बैठेंगे, 10 बैठेंगे। अगर टोटल सबको मिला दिया जाए तो 13 हो जाएंगे, 10 और 13 हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके उच्चारण के आधार पर और ये हो गया आपके लेखन के आधार पर। अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। तो व्यंजनों में जो है आपका वर्ग होता है, जैसे कै वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, पै वर्ग होता है, अंतस्थ वर्ग होता है, ऊष्म वर्ग होता है। उसमें व्यंजन बोला जाता है वैसे इसको, फिर भी आप लिख लीजिए। और जी संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो देखिए ये व्यंजन होते हैं आपके। तो क्या वर्ग में क्या आता है, कै, ख, ग, घ। च वर्ग में च, छ, ज, झ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है ना। त, थ, द, ध, न। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। स, स, है। संयुक्त में अक्से, तरग्गे, ज्ञानी और श्री। तो ये जो होता है कै प्लस स से मिलकर बनता है, त प्लस र से मिलकर बनता है, ज प्लस ण से मिलकर बनता है, स प्लस र से मिलकर के बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये जो है आपके ये होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ आप समझ ही गए कि 10 और 13 क्या होता है, ये उच्चारण और ये लेखन के आधार पर स्वर होते हैं। अब ये व्यंजन जो होता है, देखिए अगर इन दोनों को द्विगुण व्यंजनों को निकाल देते हैं तो ये 33 होते हैं। हमारे जो व्यंजन होते हैं 33 हो जाते हैं। और अगर इनको जोड़ देते हैं तो पूरे 35 हो जाते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में अक्से, तरग्गे, ज्ञानी और श्री जो होता है, श्री, ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बनता है। ये 2 व्यंजन जो होता है, वर्ण जो होता है हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, वे 2 वर्णों से मिलकर के, 2 व्यंजनों से मिलकर के ये संयुक्त व्यंजन बनता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अक्से या तरग्गे, अगर मतलब कुछ भी पूछ जाता है कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, या संयुक्त व्यंजन किन वर्णों से मिलकर के, किन व्यंजनों से मिलकर के बनता है, या ज है ये किस वर्ग में आता है, द है ये किस वर्ग में आता है। तो इनमें से बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि कौन सा जो है किस वर्ग में आता है।
लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। अब देखिए ये आपके थे इस प्रकार से वर्गों के माध्यम से। अब देखिए इनको हम मुख्य के माध्यम से ही बोल जाते हैं, इनके मुख्य कौन से भाग से इनको बोला जाता है, तो उसमें भी यूपीएससी और आपके सीटेट वगैरह में इस प्रकार के जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वर्ण जो है, व्यंजन जो है वो मुख्य कौन से भाग से बोला जाता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये वर्ग लिखा है इसी प्रकार से हमारे मुख्य का भाग होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा कंठ, फिर आता है हमारा तालु, फिर आता है हमारा मूर्धा, मूर्धन्य भी इसको कहा गया है, फिर दंते, फिर ओष्ठ। ठीक है ना, ये और ये ठीक है। तो ये कंठ तालु मूर्धा दंते यानी कि मुख का जो हमारा भाग होता है, हमारा जो मुख का भाग होता है तो उसके माध्यम से हम बोलते हैं, यानी कि हमारी जो जीभ होती है वो किस किस प्रकार से जो ना इन वर्णों को, इन व्यंजनों को जो है ना इनको बोला जाता है। तो कंठ यानी कि गला होता है हमारा, तो गले में हमारा जो क्या वर्ग आता है टोटल ये आता है हमारा, रख दीजिए आप इनको, कै, ख, ग, घ। तो ये कंठ यानी कि गले के माध्यम से बोला जाता है। तालु जो हमारी जो जीभ होती है वो तालवे जो होता है वो स्पर्श करता है, ऊपर का जो स्पर्श होती है उसको हम तालु बोलते हैं, तालु के माध्यम से ये बोला जाता है। च, छ, ज, झ, मूर्धा जिस प्रकार से वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है शब्दों को यानी कि वर्णों को बोलने में, तो उसको जो है हम मूर्धा कहते हैं। और ये हमारा ट वर्ग में आता है, ट, ठ, ड, ढ। दंत यानी कि जब जीभ हमारी दंत में जाकर के स्पर्श करती है, वायु निकलती है, तो वहां जो है हमारा दंत आता है, त, थ, द, ध और न। फिर आता है ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। यानी कि ये जो है ये ओष्ठ के माध्यम से, यानी कि वायु जो है ना बहुत बल कम लगता है, जीभ का प्रयोग तो होता है लेकिन बल जो वायु निकलती है वो कम निकलती है, यानी कि होठों के माध्यम से ही हम इन व्यंजनों को बोल सकते हैं। तो एग्जाम में कितनी बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यंजन वर्ण जो है वो कौन से वर्ग में आता है, मुख के किस भाग से बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो वर्णमाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे, आप इन सबको नोट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना